नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विपक्षी एकता के मद्देनज़र 15 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं पटना में, और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, इसका समर्थन करेंगे तभी वह विपक्षी एकता में शामिल होंगे। और बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि अगर अध्यादेश शामिल नहीं किया जाएगा विपक्षी एकता की बैठक में और उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा और सभी विपक्षी पार्टियां उसका समर्थन नहीं करेंगी तो उन्हें सोचना पड़ेगा विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए। हालांकि आज 22 जून को शाम तक केजरीवाल पहुंच चुके हैं पटना में, और तमाम नेता, लगभग 15 पार्टियों के अधिकांश नेता पहुंच आए हैं। जम्मू कश्मीर से भी आए हैं, तमिलनाडु से भी, केरला से भी, सभी राज्यों से ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं और लालू यादव के पैर छू करके आशीर्वाद ली हैं। उम्र में बड़े हैं लालू यादव। तो इस बीच अरविंद केजरीवाल का यह बयान सबको चौंका रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का इनके ऊपर ठीकरा लगा हुआ है या यूं कहें कलंक लगा हुआ है, लोग उसकी याद कर रहे हैं। पत्रकार, समीक्षक, बुद्धिजीवी, सबका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बातें विपक्षी एकता के समय कर रहे हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, विपक्षी एकता होने के बावजूद भी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जाता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। क्यों माना जाता है इसके भी निहितार्थ हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हीं राज्यों में जाते हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचता है और कांग्रेस को हानि होती है। गुजरात में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे होते और वोट नहीं काटे होते कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वहां सफलता मिलती। इसी तरह से पंजाब में जा करके कांग्रेस की नींव को हिला दिया और वहां पर अपनी सरकार बना ली है। वहां पर भाजपाइयों की भी पैठ नहीं हो पाई और कांग्रेस भी उखड़ गई। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल समय समय पर अपने बयान बदलते रहते हैं और समय समय पर वे अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। अन्ना आंदोलन से उपजे केजरीवाल शुरू में जब आए थे राजनीति में, इनकम टैक्स कमिश्नर की कुर्सी को छोड़ करके अन्ना आंदोलन में शामिल हुए और अन्ना आंदोलन से निकल करके राजनेता बन गए, आम आदमी पार्टी की स्थापना कर ली। तो नए नए जब वो राजनीति में आए थे तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, फ्री रेवड़ी बांटने की बात करते थे और खुद भी आम आदमी पार्टी की तरह शर्ट और पैंट चप्पल में चला करते थे। शर्ट में प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, पैंट में प्रेस भी नहीं हुआ करता था। आम आदमी जिस तरह से रहता है वही उनका रहन सहन था। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा किया था कि हमें सरकारी मकान नहीं रहना है, हम 2 कमरे के मकान में ही रह लेंगे या अपने कौशाम्बी स्थित मकान में ही रह लेंगे, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर कौशाम्बी में है। लेकिन अब केजरीवाल बदल चुके हैं, न सिर्फ सिद्धांतों से बल्कि अपने उन वादों से भी जो कभी उन्होंने किया था। अब लोकपाल की चर्चा नहीं होती, अब भ्रष्टाचार उन्मूलन की चर्चा नहीं होती, बल्कि भ्रष्टाचार के शिकंजे में इनके 2 मंत्री फंसे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल से भी एक बार सीबीआई ने पूछताछ की है और कभी भी सीबीआई अरविंद केजरीवाल को भी जेल में ठूंस सकती है। अरविंद केजरीवाल का सिद्धांत कोई नहीं रहा है। कांग्रेसियों का एक सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और भारत की प्रगति, तरक्की। भाजपाइयों का सिद्धांत है आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और ध्रुवीकरण करना, धार्मिक धर्मांधता को फैलाना
प्रगति के मार्ग से अवरुद्ध करना और अंधविश्वास पाखंड की ओर ले जाना, ये भाजपाइयों का विचारधारा है और अपनी विचारधारा को वो अंजाम भी दे रहे हैं और देश सकते में आ गया है भाजपाइयों की इन कारस्तानियों से। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार उन्मूलन करने वाले नेता के रूप में, आम आदमी के जन नेता के रूप में जिस तरह से उभरे थे, आज उनकी वो छवि नहीं रह गई है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता की बी टीम माने जाते हैं, मायावती भी बी टीम मानी जाती हैं और गाहे बगाहे कभी किसी तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं। देखने के लिए ये भाजपाइयों को गाली देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की लानत मलानत करेंगे, लेकिन अंततः वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर के ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। गुजरात इलेक्शन में आपने देखा कि कांग्रेस को भी नहीं जीतने दिया और खुद भी नहीं जीत पाए। पंजाब में इन्होंने जो किया वो आपने देखा कि कांग्रेस की नींव हिला दिया और वहां से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में पर इनकी नज़र है और उसके लिए अरविंद केजरीवाल बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश हम छोड़ दें तो ये अध्यादेश का समर्थन करें और हमें विपक्षी एकता में प्रमुखता दें। प्रमुखता देने का मतलब कि इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अब कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई है और ताकतवर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के काबिल हो गई है। लेकिन फिर भी विपक्षी एकता की जरूरत कांग्रेस को है और उसी विपक्षी एकता के लिए कल 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री आवास पर, नीतीश कुमार के आवास पर बैठक होने जा रही है 11 बजे से 6 बजे शाम तक और अगर ज़रूरत पड़ी तो समय सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है, रात तक भी यह बैठक चल सकती है। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शर्तों के आधार पर विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं, अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया या उस शर्तों के बावजूद अध्यादेश पास हो जाता है तो क्या केजरीवाल विपक्ष से हट जाएंगे? क्या केजरीवाल कोई खेला खेलेंगे या जो उनके विधायक जीते, जो उनके सांसद जीते रहेंगे, दिल्ली के, पंजाब के सांसद जीते रहेंगे, उसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से कम पर आ जाती है, यानी कि 272 में से 150 सीट, 190 सीट तक पहुंचती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से समर्थन लेगी और पंजाब में, दिल्ली के और गुजरात से भी हो सकता है चुनाव लड़े? मध्य प्रदेश और राजस्थान की घोषणा कर ही चुके हैं। अगर 15-20 एमपी भी इनके आ गए तो बार्गेनिंग करने के लायक रहेंगे। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तब भी, कांग्रेस की सरकार बनती है तब भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब भी बार्गेनिंग करने लायक इनकी स्थिति हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अध्यादेश की बात को लेकर के अभी से इस तरह से डरवा रहे हैं, तो क्या ये बीच मझधार में जब नाव जाएगी, चुनाव ऐन वक्त आ जाएगा, उस समय कोई खेला खेलेंगे? खेला तो इनका शुरू ही हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का कोई सिद्धांत नहीं है। समाजवादी पार्टी का समाजवाद का सिद्धांत है, बहुजन समाज पार्टी का दलित आंदोलन अंबेडकरवाद सिद्धांत है। हालांकि अपने सिद्धांतों से हट करके अब वो भक्त पार्टी बन गई है और हर हर महादेव का नारा लगाने लगी है और त्रिशूल लेकर के जाती है मायावती। तमाम सम्मेलनों में और ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो मायावती भी अपने सिद्धांतों से हट चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल तो कब के हट चुके हैं और इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। क्या सिद्धांत है इनका? ये कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है।
और फिर उसी भ्रष्टाचार में खुद फंस गए और इनके दो मंत्री फंस गए और कई मंत्रियों लिस्ट में शामिल हैं। उनके लिए सीबीआई, ईडी, आईटी फाइल तैयार कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में रहती है कि कब मौका आए और कब किसका गला दबोचा जाए सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से। और वो वक्त की नजाकत और राजनीति की नफासत को समझते हुए कार्रवाई करती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार कर सकती है? कतई नहीं कर सकती है। और अगर अरविंद केजरीवाल यह मान ले कि हम भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रच्छन्न समर्थन करेंगे, प्रच्छन्न मतलब कि छिपा हुआ समर्थन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सामने आकर के समर्थन करेंगे, तो शायद इनके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी छोड़ दिया जाएगा और उन्हें अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल से जो सीबीआई की पूछताछ चल रही है वो भी नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल एक अवसरवादी नेता के रूप में उभर करके सामने आ गए हैं और इनका जो सिद्धांत है, कोई सिद्धांत तो है नहीं, न समाजवाद का, न राष्ट्रवाद का, न जनहित में कोई ऐसा काम करने का। फ्री रेवड़ियां बांटना और दिल्ली 2 करोड़ दिल्ली वासियों के दिलों पर राज करना अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फ्री रेवड़ियां बांटना और 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करना अलग बात है। और इन 140 करोड़ लोगों पर अरविंद केजरीवाल राज करने लायक आज नहीं बचे हुए हैं। इनका जितना खुलासा हो चुका है उससे ज़्यादा खुलासा होना अभी बाकी है। अभी किसी की नज़र इस पर नहीं है कि ये मानते हैं अंबेडकर को। इनके ऑफिस में अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। नेहरू और गांधी को कब के ठुकरा चुके हैं। नेहरू और गांधी इनके आदर्श नहीं हैं। नेहरू और गांधी जिन्होंने आज़ादी दिलाई और 70 वर्ष में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, भारत को भारत बनाया, प्रगतिशील भारत बनाया, विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जा रहे कांग्रेस को ये समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विकल्प ही बन करके इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। भाजपाइयों का विकल्प बन करके इन्होंने राजनीति शुरू की है। इसलिए ये नेहरू का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए ये गांधी का समर्थन नहीं कर सकते। तो समर्थन किसका करेंगे? अंबेडकर और भगत सिंह का। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि अंबेडकर भी नास्तिक थे, भगत सिंह भी नास्तिक थे। भगत सिंह कम्युनिस्ट माइंडेड थे और अंबेडकर बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने, बहुजन मिशन को और दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी के, पद दलित जातियों के, शोषित पीड़ित मानवता के पुरोधा थे डॉक्टर अंबेडकर। अरविंद केजरीवाल बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के संदेशों की, उनके विचारधारा की और प्रचार करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे कि भारत की करेंसी पर, भारत की नोटों पर, भारत के सिक्कों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। और इसकी जोरदार मांग भी करेंगे। हालांकि ये मांग नहीं मानी गई। करेंसी पर सम्राट अशोक महान का अशोक चक्र है, शुरू से है, आज़ादी के बाद से है और वो हमेशा रहेगा। उसको हटा करके लक्ष्मी और गणेश को नहीं लाया जाएगा। और जिस दिन लक्ष्मी और गणेश को करेंसी पर लाया जाएगा उस दिन बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज उठ करके खड़ा हो जाएगा और रातों रात लक्ष्मी और गणेश को करेंसी से हटाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राष्ट्र के लिए सिर्फ दलित और पददलित जातियों, ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजनों के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए काम किया है। और उनकी मान्यता न सिर्फ भारत में, वैश्विक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और जिस तरह से दलित आंदोलन आज चल रहा है, अंबेडकरवाद आज चल रहा है, इससे भी एक तरह से आरएसएस बौखलाया हुआ है। आरएसएस परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है।
और अंबेडकरवाद हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। अंबेडकरवाद आरएसएस के खिलाफ है। अंबेडकरवाद दलित आंदोलन सनातन धर्म के खिलाफ है। अंबेडकरवाद सनातन धर्म के खिलाफ ही नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म का समर्थक भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं गलती से हिंदू धर्म में पैदा हो गया, अगर चॉइस होती तो शायद मैं हिंदू धर्म का चुनाव नहीं करता पैदा होने के लिए। हिंदू धर्म में पैदा होना हमारी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन हिंदू धर्म में मरना हम नहीं चाहेंगे बल्कि दूसरे धर्म में मरेंगे। और उन्होंने यही कह करके 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। न सिर्फ अकेले ग्रहण किया था बल्कि 5 लाख दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया था। और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के लिए एक अंबेडकर मिशन तैयार किया, एक अंबेडकर आंदोलन तैयार किया जो कि आजकल चल रहा है। और हर महीने हर दिन भारत के किसी न किसी शहर में धर्म परिवर्तन होता है, 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ली जाती है और लोग तथाकथित हिंदुत्व को छोड़ करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं। आंकड़ों में नहीं है, आंकड़ों में अभी दशमलव में दिखाई जाता है, 0.83, 0.73 इस तरह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या दिखाई जाती है। लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीनी सच है, वो ये है कि आधे से अधिक दलित, आधे से अधिक एससी एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग आज बुद्धिस्ट बन चुके हैं, अंबेडकरवादी बन चुके हैं, लेकिन लिखित रूप से नहीं, लेकिन माना वही जाएगा जो लिखित रूप से है। समाज में प्रभाव उसी का होता है, समाज में दबदबा उसी का होता है जिसके पास ताकत होती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत पेश किया, शिक्षा, संघर्ष, एकजुटता, जो कि धन की थ्योरी को भी पीछे छोड़ देता है। और यही सबब है दलित आंदोलन आगे बढ़ रहा है, दलित आगे बढ़ रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नाम तो लेते हैं अंबेडकर का, अंबेडकर को पूज्य बताते हैं और चलते हैं किसके सिद्धांतों पर? अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर, अवसरवाद पर चलते हैं। अंबेडकर नास्तिक थे, किसी भगवान, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करते थे। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सभी देवी देवता में विश्वास करते हैं और सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन जब दिल्ली में दंगा होता है, मुस्लिम मारे जाते हैं, तो उनके दिलों को सहलाने के लिए, उनके जख्म पर मलहम लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। CAA NRC का आंदोलन होता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। दिल्ली का दंगा होता है और 45 से अधिक मुसलमान मारे जाते हैं तो उनके परिवारों को कंपनसेशन, सहायता राशि देने का काम अरविंद केजरीवाल नहीं करते हैं। उनका दुख सुनने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हिंदू वर्ग नाराज हो जाएगा, और अगर हिंदू वर्ग नाराज हो जाएगा तो उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इससे वे आगे बढ़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सत्येंद्र जैन और सिसोदिया की गिरफ्तारी को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों से तटस्थ रह रहे हैं, भगत सिंह, अंबेडकर को सिर्फ कहने के लिए मानते हैं, उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं, ये दोगलापन है, दोहरा चरित्र है केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल अगर विपक्ष में शामिल हो जाते हैं तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो कब विपक्ष को दगा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कभी भी जा सकते हैं, ऐन चुनाव के वक्त भी जा सकते हैं, चुनाव होने के पहले और चुनाव होने के बाद भी जा सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करने लायक नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली स्तर की राजनीति या पंजाब की राजनीति में
भले ही वो सफल हो सकते हैं और दिल्ली वासियों के दिलों पर राज करते हों, लेकिन 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने लायक अरविंद केजरीवाल नहीं हैं। इस बात को इस देश की जनता को समझना होगा और विपक्षी एकता के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को यह जताना होगा कि अगर वो चालाकी करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।